नमस्कार, श्याम सुंदर गुप्ता। इंग्लिश ग्रामर में जो बहुत ही ज़रूरी भाग है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नॉन फाइनाइट्स, इनका आज हम अभ्यास करेंगे। इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। वर्ब्स, ये वर्ब्स है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इसका नेगेटिव हो गया है वर्ब्स। पहले हम फाइनाइट वर्ब की परिभाषा कर लेते हैं। फाइनाइट बहुत आसान तरीके से एकदम से दिमाग में आ जाएगी। इसको फाइनाइट बोल लेंगे। हिंदी में क्या लिखना है, इसकी परिभाषा हम हिंदी में इसीलिए लिख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों तक जाए ये। जिसको इंग्लिश आती है वो तो आराम से समझ ही लेगा, हिंदी वाले भी समझ लेंगे। जिस वर्ब का अपना सब्जेक्ट हो, जिस मतलब फाइनाइट की ये पहचान हो गई है, वो वर्ब जिसका अपना सब्जेक्ट हो। और ये पहला कर लेते हैं और सेकंड कर लेते हैं। कितनी आसान परिभाषा, छोटी सी बिल्कुल। नॉन फाइनाइट वर्ब, इसकी क्या हो जाएगी, जिस वर्ब का अपना सब्जेक्ट नहीं होता। नॉन से हो गया नहीं, फाइनाइट का हो गया जिसका सब्जेक्ट होता है। जिसका सब्जेक्ट नहीं होता वो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब। एक उदाहरण देता हूँ, उससे बिल्कुल 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। इजी लिख देते हैं उदाहरण का। फॉर एग्जाम्पल, शी वांट्स टू हेल्प मी। देखो अब इसमें हम क्लियर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और वांट, और इसमें सी की वजह से एस लगा है। वैसे तो वांट था ये, सी वांट्स। अब ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब हो गया। और टू हेल्प, अब देखो यहाँ पे टू हेल्प है, ये दूसरा वर्ब की फॉर्म आ गई है। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। इसका ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर मान लो इसका सब्जेक्ट ये होता सी, तो इसमें भी ऐसा आता, सी वांट्स, फिर ऐसा आता, तब तो मान लेते। लेकिन इसका असर अब इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। यहाँ दे होता तब भी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, इस वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये वर्ब क्या कहलाएगा, जिसका अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो वो नॉन फाइनाइट हो गया। इससे आसान क्या परिभाषा होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया ये, और ये ऑब्जेक्ट है। वो ट्रांजिटिव बताया था, जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट ना हो इंट्रांजिटिव, वो हम कर चुके हैं। तो इसमें अब क्लियर हो गया है कि जिस वर्ब का अपना सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट आता है, तो हम उसको फाइनाइट बोल लेंगे, और जिसका सब्जेक्ट नहीं होता वो नॉन फाइनाइट बोल लेंगे। और ये हो गया।
अब इसमें एक नोट लिख देता हूँ मैं, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो लिखता हूँ। ये ध्यान से करने की बात है। नोट, जीवन भर याद करने की चीज़ है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। अनुभव बढ़ता जाता है, जैसे लोग नई नई चीज़ें निकालते रहती है। नॉन फाइनाइट पे आ गए हम। फाइनाइट तो आसान है बिल्कुल, पहला वर्ब है, उसका सब्जेक्ट है। अब नॉन फाइनाइट जो वर्ब ले रहे हैं हम, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ये नॉन फाइनाइट वर्ब जितने भी होंगे ना, इसके 3 भाग हैं नॉन फाइनाइट के। वो तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम शुरू में पढ़ते हैं ना, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब जो 8 भाग हैं उसके पढ़ते हैं, तो उनमें नहीं आते ये। इसलिए तो नया चैप्टर बना है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते। बहुत ही ज़्यादा गुड बात है ये कि वहाँ पे नहीं आते ये वर्ब, तो इसलिए इनकी अलग हमने एक स्टडी करनी है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते, इसलिए इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं ये। एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होगी हमारे जिसके 8 भाग हैं, और एक 3 वर्ब भी ऐसे आ गए हैं, ये वर्ब की स्टडी है केवल, उसमें से एक वर्ब लेकर वर्ब की है कि ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। इनके 3 सदस्य होते हैं, मतलब 3 मेंबर कह लो, 3 पार्ट कह लो, वो मैं हिंट देता हूँ, फिर अगली उसमें वीडियो में ही हम कर पाएंगे कि डिटेल स्टडी उनकी। एक तो ये इन्फिनेटिव, इस इन्फिनेटिव, इसको इन फाइन मतलब वैसे शब्द जब इन लग जाता है तो फाइनाइट का फिर इन्फिनिट बन जाता है, तो IVE इन्फिनेटिव बोल लेंगे इसको। एक इन्फिनेटिव हो गया है और दूसरा जीरेंड हो गया है और तीसरा पार्टिसिपल्स हो गया है। यानी ये तीनों मिलके पार्टिसिपल्स ज़्यादा है, इसलिए तो ये इन्फिनेटिव है 2 के साथ। तो ये 3 तरह के वर्ब आएंगे नॉन फाइनाइट में, जो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते, तो इनका नाम हमने डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच रख दिया है। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से हो गए हैं, 3 मेंबर हो गए, सदस्य हो गए, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। और इनकी पूरी डिटेल स्टडी हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब करने जा रहे हैं, जिसके 3 भाग थे, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल्स। ज़्यादा है इसलिए पार्टिसिपल्स। तो हम इसकी परिभाषा एक बार और कर लेते हैं। नॉन फाइनाइट कौन से होते हैं? क्योंकि एक ही वर्ब होगा ना, ए वर्ब हैविंग नो सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, यानी ए वर्ब हैविंग नो सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, यानी खुद का ये इसका सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट वाले थे फाइनाइट, और जिसका सब्जेक्ट नहीं होता वे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसमें पहला नंबर किसका था? इन्फिनेटिव का। जिसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता वे तीनों, इनके अपने सब्जेक्ट नहीं होते, ये बिगर सब्जेक्ट के होते हैं। तो हम अब शुरू कर रहे हैं इन्फिनेटिव। द इन्फिनेटिव। अब इसको हम द इन्फिनिट वर्ब भी बोल सकते हैं। द इन्फिनेटिव एक शब्द में काम चल गया। और इसकी पहचान क्या है? 2 के साथ, छोटा 2 कर देता हूँ कि बीच में आएगा ये, 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म,
इसकी पहचान क्या है? टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। और देखो अब इसको बड़ी इसकी गहराई में जाते हैं। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म कैसे? एक पहला उदाहरण हम इसका लेते हैं, फिर समझ में आता रहेगा। टू प्ले टू मच, टू प्ले टू मच इज नॉट गुड। टू प्ले टू मच इज नॉट गुड, बहुत ज़्यादा खेलना अच्छा नहीं है, एक लिमिट में खेलना। अब इसमें इन्फिनेटिव किस रूप में आया, कहाँ पे है? टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ये शुरू में ही आ गया। टू प्ले ये एक तरह का इस सेंटेंस इज का क्या बन गया? ये सारा टू प्ले अगर ये ना बोलते हम तो टू प्ले इज़ नॉट गुड, वो तो फिर दूसरी सेंस हो जाती है, खेलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो कह रहा है ज़्यादा खेलना अच्छी बात नहीं है। तो टू प्ले यहाँ पे क्या है? हमारा इन्फिनेटिव हो गया है। टू प्ले टू मच इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है। तो ये टू प्ले किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और एक उदाहरण लेते हैं हम, टू वेस्ट टाइम इज बैड। टू वेस्ट, अब ये इन्फिनेटिव आ गया, वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये भी। टाइम इज़ बैड यानी समय को बर्बाद करना बुरी बात है, बुरा है। टू वेस्ट टाइम इज़ बैड यानी यहाँ पे ये शुरू में आ गया इन्फिनेटिव, बहुत ही अच्छे सेंटेंस है। किसका काम कर रहा है? इस वर्ब का, इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये। तो शायद क्लियर हो जाती है बात। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखो दूसरे सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे। शी वांट्स टू हेल्प मी। अब देखो यहाँ सी क्या है? सब्जेक्ट है और वांट्स ये वर्ब है। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है तो वो फाइनाइट वर्ब था और ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो ये इस वर्ब का नॉन फाइनाइट उसमें आ जाता है इन्फिनेटिव में। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे इस वर्ब का ये क्या है? इस वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है? एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इन्फिनेटिव यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा था इस वर्ब का और इस वर्ब का ये क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। और एक सेंटेंस लिख सकते हैं, शी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलना पसंद करती है। तो यहाँ लाइक्स वर्ब हो गया, इसका ये इन्फिनेटिव हो गया दूसरा वर्ब जिसका सब्जेक्ट नहीं है और ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो हमने दो सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव को प्रयोग करा है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म और दो ऑब्जेक्ट के रूप में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। मेरे ख्याल में बिल्कुल आसान तरीके से हम समझा रहे हैं कि ये वर्ब है, इसका ये इन्फिनेटिव है और ये ऑब्जेक्ट की जगह आया। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ एज ए एन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखो एक तीसरा उदाहरण और दे रहा हूँ अलग से। माई हॉबी इज टू सिंग। अब ये एज ए कम्प्लीमेंट, COMPLE, इसमें आई मत कर देना तो ये गलत हो जाएगा, ये दूसरी सेंस में उसमें हो जाएगा ऊपर। एज ए कम्प्लीमेंट, कंप्लीट से कम्प्लीमेंट बना है, कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब यानी वर्ब का ये क्या है? कम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे कैसे कम्प्लीमेंट है ये सीखना हमने। वर्ब तो ये है इज,
और यहाँ तक अगर हम बोलते हैं तो वो अधूरा सेंटेंस है। यहाँ पूरे थे, सी वांट्स वे चाहते, पूरा सेंटेंस है, जोड़ दिया। फिर या माई हॉबी हिज, मेरी हॉबी है, तो ये अधूरा सेंटेंस है। इसको कंप्लीट कर रहा है, कौन कंप्लीट कर रहा है? टू के साथ फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ इन्फिनेटिव किस रूप में है? एज अ कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में ये काम कर रहा है। तो इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं, बहुत सुंदर, अक्सर आता है ये। दिस हाउस इज टू लेट। देखो ये भी अधूरा सेंटेंस बन जाता है। यह मकान है, कोई मतलब नहीं है, मतलब यह मकान है किसके लिए? टू लेट, यानी इस वर्ब का ये मतलब कंप्लीट कर रहा है, इसको अधूरा रहेगा नहीं तो ये दोनों दो सेंटेंस के दो उदाहरण हमने लिए हैं इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग में। अब एक सेंटेंस देखो हम और अच्छा कर रहे हैं। I saw them play, तो ये लिख लो एज ए कंप्लीमेंट, एज ए कंप्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एन एज अ कंप्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आई सो देम प्ले। अब देखो यहाँ ये एक सेंटेंस ये दूसरा आया है, इसमें थोड़ा सा हम बाद में लेंगे इस वीडियो के बाद में कि टू को ओमिशन ऑफ टू में आ जाएगा ये। अब तो ये समझ लो, आई सो देम प्ले, मैंने उनको देखा खेलते हुए। टू प्ले होना चाहिए था, लेकिन ओमिशन ऑफ टू में के नए नियम है वो हम कराएंगे। पहले ये याद करने का काम है। आई मेड, दूसरा सेंटेंस है, आई मेड द चाइल्ड, मैंने बच्चे को, यहाँ तक तो दूसरी हिंदी आ जाएगी, मेड माने बनाया, गलत हो जाता है। सिट, मैंने बच्चे को बैठाया, इसका मतलब मैंने बच्चे को बैठाया। एक तरह की पैसिव वॉइस की सेंस भी आ रही है। तो इसमें आई सो देम प्ले, ये दोनों जो इन्फिनेटिव आए हैं ये विदाउट टू आए हैं, तो ये नोट कर लो। इसका हम अलग से चैप्टर ले रहे हैं समझाने के लिए। अभी आई सो देम टू प्ले गलत हो जाएगा, आई सो देम प्ले। आई मेड द चाइल्ड सिट, तो ये कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट को कर रहा है। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये देम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सारी इंग्लिश इस बेस पे चल रही है। सबसे पहले दिन हमने सबसे वीडियो में यही लिया था, आई सो देम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है ये। कंप्लीट का नाउन होता है कंप्लीमेंट, तो इस ऑब्जेक्ट को ये क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। और सेंटेंस देखो इसके इन्फिनेटिव के, वी ईट, हम खाते हैं, किस लिए? टू लिव, कि हम जिंदा रहे। तो ये किसको कर रहा है? देखो थोड़ा ध्यान रहेगा, ये शब्द याद कर लोगे तो क्वालिफाइंग अ वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अगर नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता था तो उसको क्या कहते थे? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वी ईट, या ये वर्ब जो है हमारा, इसको इसकी विशेषता बतला रहा है, किस लिए? टू लिव, रहने के लिए। तो इसको जोड़ दिया हमने दोनों को। कंप्लीमेंट का काम एक तरह कर रहा है, क्वालिफाइंग का भी कर रहा है, तो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये इन्फिनेटिव। तो इसका दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, वी रीड, हम पढ़ते हैं, किस लिए? टू लर्न, सीखने के लिए। तो ये भी क्वालिफाइंग एक वर्ब है, इस रीड का क्वालिफाई कर रहा है। ये कौन? इन्फिनेटिव क्वालिफाई कर रहा है। और एक उदाहरण सबसे अच्छा लगेगा आपको, टू सी इज टू बिलीव। हम कोई चीज़ देख लेते हैं तो फिर वो क्या है? इसमें दो इन्फिनेटिव एक साथ आ गए हैं। टू सी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज वर्ब है, और ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कर रहा है। और ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट भी कर रहे हैं।
इस वर्ब को डिफाइन क्वालिफाइंग भी कर रहे हैं। तो मतलब जितना दिमाग लगाओ, कितना अच्छा सेंटेंस बना है। टू सी इज़ टू बिलीव, देखना विश्वास। जो आदमी देख लेता है तो उससे बड़ा कोई विश्वास ही नहीं होता। मैंने उसको उसकी किताब चुराते हुए देखा है, तो उससे ज़्यादा कोई मतलब प्रूफ नहीं होता। टू सी इज़ टू बिलीव, देखना ही विश्वास करना है। तो ये हमने इन्फिनेटिव के अच्छे सेंटेंस सीखे हैं और शायद क्लियर हो गया है सारा कॉन्सेप्शन इन्फिनेटिव का। अभी देखो इन्फिनेटिव का एक नोट लिख लो, चाहे वार्निंग कर लो। इन्फिनेटिव के बारे में ये क्या है, नेवर स्प्लिट, इसको कभी भी तोड़ो मत। नेवर स्प्लिट टू फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है कि जो गलती अक्सर पेपर में हो जाएगी, तो इसलिए वार्निंग करके हमने लिखा है ये। अब मैं गलत सेंटेंस लिखूंगा, इनको तुमने ठीक करने हैं। You are requested to kindly grant me leave for 4 days। देखो इसका यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे रिक्वेस्ट की जाती है, टू काइंडली ग्रांट मी, मेरे लिए मंजूरी देना, लीव, छुट्टियों की लीव की, फॉर 4 डेज, 4 दिन की छुट्टी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये सेंटेंस में हमने देखना है कि जो नियम ऊपर का है उसमें हम कहाँ गलती कर रहे हैं। दूसरा एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ मैं, उससे क्लियर हो जाएगा। आई आस्क यू, मैं तुमसे कहता हूँ। I ask you to at once leave the class, मैं तुमसे कहता हूं कि एकदम से क्लास को छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे क्या हमने ऊपर लिखा, नेवर स्प्लिट टू फर्स्ट फॉर्म। टू और फर्स्ट फॉर्म को एक साथ रखो, तोड़ो मत इसको। अब यहाँ पे देखो टू के साथ ये काइंडली वर्ब नहीं है, वर्ब क्या था, टू के साथ ग्रांट, इसको हमने तोड़ दिया तो ये गलती कर दिया। तो इसका ठीक करेंगे, इस पर लिख देते हैं हम इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, पहले गलती करेंगे फिर ठीक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा याद रहेगा ज़िंदगी भर। ये दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट है, अब इनका हम करेक्ट लिखेंगे। You are requested, पहले का करेक्ट हो गया। You are requested kindly to grant, granted, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये इन्फिनेटिव को हम तोड़ नहीं सकते, इसके बीच में ऑफिस में अक्सर ये गलती करते हैं, वहाँ ऑफिस में जो भी लिखाई पढ़ाई होती है, लेकिन प्रचलन में आ रही है ये। लेकिन ये गलती है, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर सीखते हुए ये ठीक कर लेना चाहिए कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म एक साथ रहेगी, इसको बीच में कुछ भी नहीं लगाएंगे हम। बस ये नियम इसका ध्यान रखें। काइंडली को हमने यहाँ कर दिया है टू, यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली टू ग्रांट मी लिव फॉर 4 डेज, 4 दिन की छुट्टी के लिए। अब ये काइंडली यहाँ आ गया। बस इसमें ये सीखने की है कि हम इसको कभी भी ना तोड़ें। और दूसरे का करेक्ट कर लो, ये लिख देता हूँ, इसका करेक्ट फॉर्म हो गया है। दूसरे का है आई आस्क यू
टू लीव, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, लीव लेफ्ट लेफ्ट, वहाँ लीव था नाउन एप्लीकेशन छुट्टी की, यहाँ लीव है छोड़ना, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, आई आस्क यू टू लीव द क्लास एट वंस। ये करेक्ट है। तो हमने ये दो चीज़ सीखी हैं कि मतलब इसलिए मैंने पहले इनकरेक्ट लिखे दोनों, फिर ये करेक्ट करने का। तो अब ये ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे कि इसको कभी भी हम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म हमेशा रखेंगे, इसके बीच में कुछ नहीं लगाएंगे, इसका तोड़ेंगे नहीं, स्प्लिट नहीं करेंगे। ये वार्निंग के हिसाब से भी हमने लिख दिया, नोट भी। अब हम इन्फिनेटिव में टू कहाँ नहीं लगता है, ओमिशन ऑफ टू यानी त्याग करना, टू का बिगर टू के इन्फिनेटिव आएंगे। यूज़ ऑफ एन इन्फिनेटिव विदाउट टू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये इन्फिनेटिव में। अब तक हमने पढ़ा है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इन्फिनेटिव बन जाता है, और अब बिगर टू वाले भी इन्फिनेटिव हैं। तो हम लिख देते हैं कुछ वर्ब हैं इन वर्ब्स, ज़्यादा है ना, तो इन वर्ब्स के बाद टू नहीं लगता। देखो अब ये कुछ वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हेल्प, सी, मेक। जब सेंटेंस बनाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। वॉच, बिड, प्लीज खुश करना, लेट, और दो चार आएंगे ऐसे। तो इनके साथ जब इनका प्रयोग करेंगे तो इन्फिनेटिव नहीं लगेगा टू के साथ, सीधा फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और एक और है तथा, जिनके साथ नहीं लगता। एक तो ये नहीं, ये हो गया, और एक ये हो जाएंगे तथा मोडाल्स के बाद। मोडाल्स के बाद जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, shall, would, should, must, need, dare, etc. यानी ये एक थ्योरी बन गई है इसकी कि ओमिशन, इस टू को हटा देंगे हम, टू नहीं लगेगा। अब सेंटेंस बनाते ले जाएंगे हम तो अपने आप समझ में आता जाएगा कि कुछ वर्ब ये है इंपॉर्टेंट, और मोडल्स जितने भी है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ये सारे इनके पीछे भी हम सीधा फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, टू नहीं लगेगा। ये भी वर्ब हैं तो ऑक्सिलरीज में आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। तो अब हम इनको सेंटेंस लिखना शुरू कर देते हैं। ही कैन स्विम, ही कैन स्विम वेल, वह अच्छी तरह से तैर सकता है। अब ये कैन आ गया था, यहाँ टू नहीं आया, एक वर्ब ये हो गया, दूसरे वर्ब में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। ही कैन स्विम वेल, यहाँ टू स्विम नहीं आया, और जबकि ये क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है, ये वर्ब है। और एक सेंटेंस और एक इसमें लिख देता हूँ मैं, इसी सेंटेंस का हिस्सा है। आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकता। अब इसमें हमने एक बात सिखानी है कि कैन नॉट को अलग अलग नहीं लिख सकते। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैन नॉट इज ऑलवेज रिटन एज वन वर्ड। तो इंग्लिश ग्रामर में जो भी नियम आते रहेंगे, धीरे धीरे ध्यान आते जाते हैं, वो हम लिखते जाएंगे। तो ये कैन नोट में लोग, कई बच्चे क्या करते हैं, कैन को अलग करके बीच में थोड़ा सा गैप दे के फिर नोट लिख देते हैं,
तो हमने क्या करना है, कैन नॉट एक साथ ही लिखना, ये सिंगल वर्ड है एक तरह का। अब दूसरा सेंटेंस इसको लिखते हैं हम, आई कुड नॉट सी यू यस्टरडे। अब ये मोडाल्स आ गया है, नेगेटिव ले लिया है, और ये टू सी ना करके हमने सीधा वो ले लिया है इन्फिनेटिव विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू। ओमिशन, ओमिशन का मतलब लीव आउट, त्यागना, ओमिट से बना है नाउन। तो आई कुड नॉट सी यू यस्टरडे, कल मैं तुम्हें नहीं मिल सका। तो अब हम करते हैं तीसरा सेंटेंस, इट में रेन टू नाइट। कहते हैं ना, टू नाइट का मतलब आज रात। इट में रेन टू नाइट, ये सारे मोडल्स आ रहे हैं, कुड, कैन, मे, माइट, ये सारे। इट में रेन टू नाइट, आज रात बारिश आ सकती है। अब इसमें सीखने की कोई बात ही नहीं है, बस ये बताना है कि में मोडल है और वर्ब रेन है, रेन, रेंड, रेंड, और टू नाइट शब्द है आज रात। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि बिगर टू से हम फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं। ही माइट कम, वह आ सकता है आज। ही माइट कम टुडे, आज वह आ सकता है। आई मस्ट सी यू टुडे, आज मुझे तुमसे मिलना चाहिए। आई मस्ट सी यू टुडे। क्लियर हो गया, सारे मोडल्स याद रखने, इनमें इन्फिनेटिव नहीं होता। अब देखो वुड का भी कर लो, आई वुड नॉट लेट यू गो। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ट्रांसलेशन का याद करने का। वुड आ गया मोडल्स में, ये सारे, और ये सारे इन्फिनेटिव है विदाउट टू। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया इसका, आई वुड नॉट लेट यू गो। तो लेट यहाँ पे देना, जाने देना आ गया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब सातवां लेंगे, आई सो हिम, कुछ जो वर्ब लिखे थे हमने ऊपर उनमें से आगे, आई सो हिम लीव द क्लास। मैंने उसे देखा, आई सो हिम लीव द क्लास, क्लास को छोड़ते यानी जाते हुए। मैंने उसे क्लास से निकलते हुए देखा। अब आई वॉच, पास्ट में ले लेते हैं, आई वॉच्ड देम, मैंने उनको वॉच किया, देखा। टू प्ले क्रिकेट। अब हमने यहाँ गलती से ये सेंटेंस ले लिया, कोई बात नहीं, मेरे को याद आ गए। टू प्ले यहाँ पर आ गया, ये कैसे आया, आई वॉच्ड देम प्ले क्रिकेट। टू प्ले या ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए हमने ये प्रयोग कर सकते हैं, दोनों रूप में हो सकता है। आई वॉच्ड देम प्ले क्रिकेट, इस टू को काट देते हैं, ये भी ऐसे ही हो गया। तो नौवां है, वी हर्ड, हमने सुना। वी हर्ड हिम स्पीक इन इंग्लिश, हमने उसको कैसे सुना, इंग्लिश बोलते हुए। तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ भी ये टू को हटा देते हैं हम। आई वॉच्ड देम प्ले क्रिकेट, खेलते हुए देखा। वी हर्ड हिम स्पीक इन इंग्लिश। और 10 से एक सेंटेंस और कर लेते हैं कि हमने उसको सुना, ये हर्ड शब्द ऊपर लिख दिया था और टू के साथ स्पीक नहीं आया है। तो नोबडी कैन मेक यू अंडरस्टैंड। टू मेक अंडरस्टैंड होता समझाना, समझना होता अंडरस्टैंड, और ये पॉजिटिव वर्ब में आएगा आगे, टू मेक अंडरस्टैंड। तो वहाँ क्लियर होगी बात। नो बॉडी कैन मेक यू अंडरस्टैंड, तुम्हें कोई भी नहीं समझा सकता, कैन के साथ सीधा ये आ गया।
यही इसके साथ स्पीक आ गया वर्ब। तो हमने क्या देखा है कि ये जितने वर्ब लिखवाए हैं इनके अंदर बिगर टू के हमने ये करे हैं। अब हम नॉन फाइनाइट का दूसरा भाग ले रहे हैं, द जीरेंड। इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं। इट इज अ वर्बल नाउन। ये देखो इसी में इसका निकल जाएगा। इट इज़ अ वर्बल नाउन, वर्ब से बना हुआ नाउन। एक नाउन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े थे, द नेम ऑफ एनीथिंग इज एनी प्लेस पर्सन इज नाउन। तो ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, तो इसलिए डबल ओ पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। वो नाउन और इस नाउन में क्या अंतर है, और इसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से नाउन बने तो जीरेंड कहलाता है। एज अ नाउन इज अ जीरेंड। कितनी आसान परिभाषा होगी। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एज ए नाउन इज ए जीरेंड। तो ये इसकी परिभाषा होगी। अब इसके उदाहरण ले लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा इतना समझाने का काम नहीं है। तो जीरेंड क्या है, वर्ब से बना हुआ नाउन, और वर्ब भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एज ए नाउन इज ए जीरेंड। अब फर्स्ट एग्जांपल हम इसका ले रहे हैं। थिंकिंग is the best part of life। थिंकिंग का मतलब विचार करना, विचार जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा है। हम सोचते रहते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो यहाँ पे ये थिंकिंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया है, और इस वर्ब का ये क्या है, नाउन, इस वर्ब का सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे जीरेंड किस रूप में आया है, एज ए सब्जेक्ट। यानी ये जो जीरेंड है हमारा, ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया यहाँ। इज हेल्पिंग, ये वर्ब है, वर्ब से पहले नाउन का काम कर रहा है, और जीरेंड है और सब्जेक्ट है। तीन चीज़ें होगी इसकी। वी कैन एंजॉय थिंकिंग का ही दूसरा हमने बनाया है, वी कैन एंजॉय थिंकिंग। हम आनंद ले सकते हैं किसका, थिंकिंग का। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से। एट ऑल टाइम्स, सभी समय हम सोचने का आनंद ले सकते हैं। जब मर्जी आ जाओ हम सोचने में पड़ जाएंगे। तो ये किस रूप में आ गया यहाँ पे, इस वर्ब का कैन एंजॉय वर्ब है यहाँ, और थिंकिंग इसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये हो गया एज एन ऑब्जेक्ट। थोड़ी सी दिमाग समझो, बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, दोनों जीरेंड। और तीसरा हम करते हैं एवरीबॉडी इज गिवन टू। ये एक अलग से चीज़ है, ये हम इसका प्रयोग पूरा एक चैप्टर कराना है हमने कभी। बी गिवन टू मतलब आदत होना। एवरीबॉडी इज़ गिवन टू थिंकिंग। हर आदमी की आदत है कुछ ना कुछ वो सोचता है। तो सोचना एक ऐसी चीज़ है, तीनों में हमने थिंकिंग के सेंटेंस बना दिए हैं। एक सब्जेक्ट के रूप में जीरेंड आ गया, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, एक इसका एक तरह का ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन कह सकते हैं। ये हो गया एन ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन।
ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया इज, और ये टू का ऑब्जेक्ट हो गया है। अब हम बहुत ही अच्छे सेंटेंस ले रहे हैं। सीइंग इज बिलीविंग। इन दोनों शब्दों के हमने इन्फिनेटिव में बनाए थे। टू सी इज टू बिलीव, और उसी का हमने अब यहाँ क्या बना दिया, जिरेंडियल यूज हो गया। सीइंग इज बिलीविंग, एक तो ये जिरेंड हो गया और एक ये जिरेंड, दो हो गए इस वर्ब के। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का कर रहा है। तो एक ही सेंटेंस में दो जिरेंड आ गए हैं, और ये क्या काम कर रहे हैं, एज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी एक दूसरे का पूर्ति कर रहे हैं, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। सीइंग इज बोलेंगे तो अधूरा है, इज बिलीविंग बोलो तो है। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का एज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी एक दूसरे का पूर्ति कर रहे हैं, एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं। एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम, ऐसा ही सुंदर सेंटेंस है। वर्किंग इज वर्शिपिंग। ये वर्किंग यहाँ पे जिरेंड हो गया, वर्शिपिंग जीरो, बिल्कुल सेम इसी का है, इसलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब हम छठा सेंटेंस ले रहे हैं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। प्रतीक्षा करते करते मैं थक गया हूँ। अब इसमें एक चीज़ देखनी है, यहाँ से वैसे तो पहले भी एक सेंटेंस आया तीसरा हमारा, गिवन टू, प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, अगर जिरेंड आएगा, मतलब प्रीपोजिशन का ध्यान रखो, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जिरेंड आएगा। अब हम प्रीपोजिशन के ही उदाहरण कर लेते हैं 4-5, अभ्यास हो जाएगा। प्रीपोजिशन के साथ वर्ब आया तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जिरेंड के रूप में आएगा। देखो, प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग सो लेट। प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग। अब देखो, आई माई मी जो टेबल है, ये अधिकारी इसके बाद नाउन नहीं आता, तो ये बीइंग यहाँ पे नाउन का रूप है और जिरेंड का रूप है। प्लीज़ एक्सक्यूज माई बीइंग सो लेट, जिरेंड है, प्रीपोजिशन के बाद ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और यहाँ इसके बाद नाउन आता है। प्लीज़ एक्सक्यूज माई बीइंग सो लेट। अब देखो, फिर प्रीपोजिशन ले रहे हैं हम। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ पक्की प्रीपोजिशन है, इसके बाद अगर वर्ब आया तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग एट कार्ड्स। प्लेइंग एट कार्ड्स का मतलब ताश खेलना, तो ऑफ के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया है। और कर लेते हैं ऐसे प्रीपोजिशन के। आई एम फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली हूँ। इन, ये प्रीपोजिशन आ गई है, इन गेटिंग अ जॉब, एक नौकरी मिलने, इन गेटिंग ए जॉब, नौकरी मिलने में बड़ा भाग्यशाली हूँ। आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली। अब टू के बाद ये आ गया। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा याद करने का है। यू कैन नॉट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक।
गलती करने से तुम नहीं बच सकते। हर आदमी गलती करता है, इसका मतलब कहने का ये है। यू कैन नॉट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक, ये जीरेंट का बहुत अच्छा प्रयोग है, अवॉइड के साथ, प्रीपोजिशन के साथ। एक और लिख लेते हैं हम, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। ये दो सेंटेंस ऐसे आए हैं जो बेहद अच्छे सेंटेंस है। यू कैन नॉट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक, तुम अवॉइड नहीं कर सकते गलती करने, मतलब गलती होंगी जीवन में। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बगैर, मैं से हंसे बगैर नहीं रह सका, मैं हंसे बगैर नहीं रह सका। तो ये हमने 12 सेंटेंस करे हैं जीरेंट के। अब नेक्स्ट में हम पार्टिसिपल लेंगे। अब नॉन फाइनल्स का हम तीसरा हिस्सा लेंगे, द पार्टिसिपल। पहले हमने इन्फिनेटिव किया, फिर जीरेंट किया, अब पार्टिसिपल कर रहे हैं, द पार्टिसिपल्स। तो ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं, छोटी सी परिभाषा। इट इज़ अ वर्बल, इट इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव। ये क्या है, वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है, विशेषण। यानी एक तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ा था, वर्ब पढ़ा था और एडजेक्टिव पढ़ा था, और इन्हीं के दूसरे रूप पढ़ रहे हैं अब हम, वर्ब से बने हुए तीनों वर्ब से बने हैं, जीरेंट भी, इन्फिनेटिव भी, पार्टिसिपल भी। इसलिए इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, इनकी एक अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी है। तो इनकी परिभाषा क्या हो गई है, इट इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव। अब ये 3 किस्म के हो गए हैं। फर्स्ट हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, ये हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो जीरेंट में भी हमने लिखा है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वहाँ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नाउन का काम कर रहा है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एडजेक्टिव का काम करना है। इतना अंतर है दोनों में, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी सारी वर्ब की फॉर्म हम याद करते हैं तो तीसरी वर्ब की फॉर्म में लिखा रहता है सबसे ऊपर कि पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये क्लियर कर लो, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और तीसरा भाग इसका हो गया है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें ये तो बिल्कुल ही आसान है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेंगे, ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेंगे। और ये देखो हैविंग, परफेक्ट आ गया ना, परफेक्ट में हैज आया था तो यहाँ केवल हैव और या हैविंग बीन, ये भी कैपिटल कर लेते हैं, हैविंग बीन। ये दोनों के साथ क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। यानी अब ये 3 हो गए, ये तो इनकी समरी कह लो, थ्योरी कह लो, रूल्स कह लो, ये आ गए हैं पार्टिसिपल्स के। क्या पार्टिसिपल्स क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब से बने हुए एडजेक्टिव। एक फर्स्ट फॉर्म एनजी से विशेषण बनाएंगे, एक थर्ड फॉर्म से विशेषण बनाएंगे, एक हैविंग बीन थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। ये थोड़ा ध्यान देने वाला, थोड़ा सा इनसे मुश्किल है। अब हम उदाहरण करें तो क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण हम लेते हैं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी।
देखो, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड, उसमें फर्स्ट फॉर्म में आंजी लग गई। और ये स्टोरी क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। स्टोरी कैसी स्टोरी? रोचक, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है इंटरेस्टिंग। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से क्या बन गया है? पार्टिसिपल बन गया है। दूसरा देखो, ये कहावत भी है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। कैसे? कुत्ते भौंकने वाले, यानी कुत्तों की विशेषता कौन से? जो भौंकते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी मतलब जो भौंकते हैं कुत्ते वो काटते नहीं, मतलब ऐसे इसकी सेंस है, मुहावरा सा है ये। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो ये पार्टिसिपल कहाँ है? ये डॉग्स की विशेषता बतला रहा है, एडजेक्टिव का काम है। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। तो आई, तीसरा और लिख लो, आई फाउंड देम, मैंने उन्हें पाया, क्या करते हुए? विशेषता है टॉकिंग टू ईच अदर, आपस में बातें। अब ईच अदर का मतलब दो में, दोनों आपस में मैंने उनको पाया। देम दो के लिए यहाँ, वन अनदर आता तो दो से अधिक होते। आई फाउंड देम टॉकिंग टू ईच अदर, ये आईएनजी वाले हमने ले लिए हैं 3, ये यहाँ पे पार्टिसिपल हो गया है। अब देखो हम लिखते हैं शी लुक्स वरिड, यानी थर्ड फॉर्म से पार्टिसिपल बन गया। वरी, वरिड, वरिड। सी लुक्स वह दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है? वरिड। तो एडजेक्टिव में क्या होता है कि हम कैसा कैसी लगा लें, उसकी विशेषता बतलाता है वो। अब 5वां सेंटेंस हम और करते हैं, ही हैज़ sunken आइज, जिसकी आंखें धस जाती हैं। तो सिंक, सैंक, संक होता है। और एक ये पिकुलियर वर्ब है संकन, थर्ड फॉर्म, ये हम अलग चैप्टर में कराएंगे। ही हैज़ संकन आइज, वह कैसी आँख रखता है? कैसी आँख? धसी हुई, जिसकी अंदर से धसी हुई है। अब छठा सेंटेंस हम लिखते हैं, शी गॉट मैरिड, ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म से हमारा पार्टिसिपल बन गया है, पास्ट पार्टिसिपल। तो अब हम साथ में से लेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के। ये 2-3 आईएनजी वाले बन गए, 3 ये बन गए हैं। अब 3-4 ये बना लेते हैं। हैविंग टेकन टू मच, ही वोमिटेड। हैविंग टेकन टू मच, बहुत ज़्यादा लेने के बाद, यानी यहाँ पे शराब नहीं लिखी जाती, टू टेक माने शराब लेना हो गया। हैविंग टेकन टू मच, बहुत ज़्यादा लेने के बाद, ही वोमिटेड, उसने उल्टी कर दी। अच्छा सेंटेंस याद करने का है। 8वां हम लिखेंगे, हैविंग कंप्लीटेड, अपना काम ख़त्म करने बाद। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, काम ख़त्म करने के बाद। वी स्टार्टेड फॉर ए चैट, चैटिंग होती है ना, चैटेड। अपना काम ख़त्म करा के हम खूब इधर उधर की बोलने लगे, चैटिंग करने लगे। हैविंग बीन
फाउंड गिल्टी, ये दरअसल इसका पैसिवाइज हो सकता है इस परफेक्ट पार्टिसिपल का। यहाँ तक तो सिंपल है, हैविंग टेकन टू मच ही वोमिटेड, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क वी स्टार्टेड फॉर ए चैट, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी यानी दोषी पाए जाने में, दोषी हमेशा दूसरे द्वारा पाया जाएगा। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी, दोषी पाने के बाद ही वाज सेंटेंस्ड ही वाज सेंटेंस्ड, उसको सजा दी गई बाय द जज, ऐसे कर सकते हैं। कसूरवार पाने के बाद उसको सजा दी गई, बस ये हो गया। द सन हैविंग सेट, सूर्य छिपने के बाद। द बर्ड्स flew to their nest, the sun having set, सूर्य छिपने के बाद the birds flew to their nests, पक्षी अपने घोंसलों में गए, उड़े। the sun having set, तो ये पार्टिसिपल के 3 रूप हमने कर लिए हैं। एक फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनते हैं, थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनते हैं, और तीसरा है हैविंग टेकन, हैविंग और हैविंग बीन। ये हमारा पार्टिसिपल्स के काफ़ी हमने उदाहरण कर लिए हैं।